फिल्म की शुरुआत होती है श्रीलंका के जाफना से, जहां हमें मंगूस जंगल दिखता है। इस मंगूस जंगल में आर्मी की निगरानी में कई वर्कर्स खुदाई कर रहे थे। वो किसी चीज को खोज रहे थे। तभी उनमें से एक वर्कर राणा तुंगा को खुदाई के दौरान कुछ मिला। वह दरअसल एक बॉक्स था जिसमें बहुत सारा सोना भरा हुआ था। इसे देखकर राणा तुंगा हैरान रह गया। फिर यह बात वह अपने भाई सोमुलू को बताता है और पूछता है कि क्या पूरी जिंदगी इसी तरह काम करते रहना है या इसे बदलना है। इसके बाद वे दोनों श्रीलंका की आर्मी पर हमला कर देते हैं और उन्हें बुरी तरह से मारते हैं। हालांकि श्रीलंका की आर्मी बड़ी थी, जिससे वे सभी को मार नहीं सके, लेकिन वे सोने से भरे बॉक्स को लेकर भाग जाते हैं। फिर समुद्र पार कर वे श्रीलंका छोड़कर भारत पहुंच जाते हैं। भारत के तटों पर सबसे पहले वे लोग उस सोने को छिपाते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ने की सोचते हैं, पुलिस वाले जब उन्हें देखते हैं तो अरेस्ट कर लेते हैं। और पुलिस वालों को भी भली भांति पता है कि ये लोग कोई नेक इंसान नहीं है। ये श्रीलंका से भाग कर आए हैं, जिसका मतलब है कि जरूर इनकी करतूतें संदिग्ध हैं। इनके पास ना तो कोई नाम है और ना ही कोई पहचान पत्र, जो इन्हें एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा सकता है। जब राणा तुंगा को यह बात पता चलती है तो वह हैरान हो जाता है। वह तुरंत ही उस पुलिस वाले को एक सोने का बिस्किट थमा देता है। पुलिस वाला कहता है, एक सोने के बिस्किट से तो बस तुम्हारी पहचान छुपाई जा सकती है। अगर तुम्हें पूरी तरह से यहाँ की निगाहों से हटना है तो तुम्हें और कुछ देना पड़ेगा। यह सुनकर राणा तुंगा और उसके साथी सभी एक एक सोने का बिस्किट पुलिस वाले को देते हैं। लेकिन राणा तुंगा मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी पहचान बदलेगी जरूर, पर मेरा नाम राणा तुंगा वाला ही रहेगा। उसे अपना नाम इतना प्रिय है कि वह इसे बदलना नहीं चाहता। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाती है और हम इंडिया की राष्ट्रपति वसुंधरा के पास आते हैं। एक दिन वसुंधरा को एक खून से सनी हुई चिट्ठी मिलती है, जो आंध्र प्रदेश के मुथुपल्ली गांव से आई होती है। यह चिट्ठी एक मासूम सी लड़की ने लिखी होती है। वसुंधरा एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील चिट्ठी के हर शब्द को बहुत गंभीरता से लेती है। तुरंत ही वह सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को बुलाती है और उनसे आग्रह करती है कि वे आंध्र प्रदेश के मुथुपल्ली गांव में जाएं। उसकी चिंता इस बात की है कि वहां के हालात को जानना अत्यंत आवश्यक है। वसुंधरा को एहसास है कि मुथुपल्ली गांव में एक बड़ी समस्या ने जन्म ले लिया है। आगे कहानी हमें मुथुपल्ली गांव की ओर ले जाती है, जहां कुछ किसान अपने खेत में हल चला रहे होते हैं। अचानक उन्हें खेत के बीचों बीच कुछ डेड बॉडीज दिखती हैं और यह दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह जाते हैं। इस भयानक घटना की चर्चा के बाद विजय लक्ष्मी नाम की एक एएसआई घटनास्थल पर पहुंचती है। उनका उद्देश्य है कि वे पता लगा सकें कि यह भयानक करतूत किसकी है और उनके पीछे कौन है। सबसे चिंताजनक बात यह थी कि गांव के लोग इस बारे में चुप्पी साधे हुए थे। थोड़ी देर बाद वे अपने अपने परिजनों की डेड बॉडी के पास जाकर सुबकने लगते हैं। तभी विजय लक्ष्मी को पता चलता है कि इस अमानवीय कार्य के पीछे राणा तुंगा नाम के एक खतरनाक गुंडे का हाथ है। इसके बाद वह जल्दी से राणा तुंगा के घर की ओर निकल पड़ती हैं। घर जाने से पहले विजय लक्ष्मी अपने सीनियर ऑफिसर को सूचित करने के लिए कॉल करती हैं। जब विजय लक्ष्मी और उनके सहायक कांस्टेबल राणा तुंगा के गढ़ की ओर बढ़ते हैं तो कांस्टेबल डर के मारे जीप से नीचे उतर जाते हैं। लेकिन विजय लक्ष्मी और उनके साथी अधिकारी बहादुरी से राणा तुंगा के घर तक पहुंचते हैं, जहां पर राणा तुंगा की मां उपस्थित होती हैं। विजय लक्ष्मी बहादुरी दिखाते हुए वहां मौजूद राणा तुंगा के आदमियों को परास्त कर देती हैं। इस दौरान राणा तुंगा की पत्नी भारती हस्तक्षेप करती हैं। वह अधिकारियों से निवेदन करती हैं कि आपस में लड़े नहीं और उन्हें अंदर आमंत्रित करती हैं। अंदर ले जाकर भारती विजय लक्ष्मी को यह कहकर चौंका देती हैं कि राणा तुंगा एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि रावण है और यह उसका साम्राज्य है। यह संवाद सुनकर भारतीय क्रोधित हो जाती है और इसे देखते हुए राणा तुंगा की पत्नी सारी लेडी ऑफिसरों को पीटने का आदेश देती हैं और उन्हें अपमानित करती हैं। उनके संपूर्ण कपड़े उतरवाकर उन्हें एक कमरे में कैद कर दिया जाता है। भारती का दावा था कि राणा तुंगा किसी से डरता नहीं और वो उन्हें बताती है कि यह उनकी रामायण में रावण का राज्य है। यहाँ तुम सोच रही हो कि कोई राम या हनुमान तुम्हारी मदद के लिए आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यह जगह हमेशा वैसी ही रहेगी जैसी अभी है, इसीलिए किसी का इंतजार मत करो। इतने में ही कहानी में एंट्री होती है बलदेव सिंह प्रताप की। बलदेव ट्रेन में कहीं जा रहा होता है। तभी अचानक ट्रेन खराब हो जाती है। वह ट्रेन से उतरकर टीटी से पूछता है कि क्या हुआ। टीटी बताता है कि आगे एक मालगाड़ी पलट गई है, जिससे थोड़ी देर होगी। लेकिन बलदेव को भूख लगी होती है और वह टीटी से नाश्ते का पूछता है। आसपास कोई दुकान नहीं होती, इसलिए थोड़ी दूर पर एक छोटी सी टपरी पर इडली मिल रही होती है और बलदेव वहीं चला जाता है। बलदेव उत्तर भारत से आया है, इसलिए इडली खाने की आदत नहीं होती,
लेकिन वहां की औरत उसे बड़े प्यार से इडली देती है, जिससे वह उसे चाव से खाने लगता है। तभी कुछ गुंडे आते हैं और धक्का मुक्की में उसके हाथ से प्लेट गिर जाती है। उसकी इडली गिर जाती है, जिसे उस औरत ने बड़े प्यार से दिया था। बलदेव गुंडे के पास जाकर कहता है कि वह सॉरी बोले। ये बात सुनकर गुंडा हंसने लगता है और कहता है कि तुम जानते भी हो किससे सॉरी कहने की बात कर रहे हो। गुंडा बलदेव को धमकी देता है कि वह यहाँ 2 पैरों पर आया है, लेकिन जाएगा 4 कंधों पर। फिर गुंडे बलदेव पर हमला कर देते हैं, लेकिन बलदेव सभी की बुरी तरह से चटनी बना देता है। फिर भी वह गुंडे से सिर्फ सॉरी बोलने के लिए कहता रहता है। गुंडा बताता है कि वह एक बड़े मंत्री रंजीत का आदमी है। बलदेव तुरंत रंजीत के पास पहुंचता है और उससे भी सॉरी बोलने के लिए कहता है। रंजीत गुंडों को बलदेव पर छोड़ देता है, लेकिन उनका हाल भी वही होता है। मंत्री सॉरी नहीं बोलता और बताता है कि उसके ऊपर सोमलू का हाथ है। यह सुन बलदेव सोमलू के पास जाता है। सोमलू रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में बैठा रहता है और आसपास के गांवों की जमीन हथियाने के लिए लोगों से जबरदस्ती कागजों पर साइन करवा रहा था। लोग डरे हुए थे और उनके पास साइन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इतने में बलदेव की एंट्री होती है। सोमलू उसे देखकर कहता है कि तूने गलत जगह पैर रखा है, अब तुझे पता चलेगा तेरे साथ क्या होगा। बलदेव कहता है कि तू बस सॉरी बोल दे, मैं चुपचाप चला जाऊंगा। लेकिन सोमलू भी सॉरी नहीं बोलता, जिसके कारण बलदेव को तांडव करना पड़ता है। आखिर में सोमलू बलदेव को बताता है कि वो नहीं जानता कि उसका भाई राणा तुंगा है। ये सुनकर बलदेव ने तय कर लिया कि अब वो राणा तुंगा से खुद सॉरी बुलवाएगा। सोमलू को साथ लेकर वह राणा तुंगा के घर पहुंच जाता है। जब राणा तुंगा सामने आता है और उसे पता चलता है कि एक ही आदमी ने उसके इतने सारे लोगों को पीटा है, तो वह हैरान रह जाता है। एक सॉरी के कारण इस आदमी ने इतना सब कुछ कर दिया। राणा तुंगा अपने भाई सोमलू से कहता है कि सिर्फ एक सॉरी बोलना था, ये सब नहीं होता। तब राणा तुंगा बलदेव से सॉरी कह देता है। बलदेव कहता है कि अब उसे किसी से कोई दिक्कत नहीं है और वह शांति से जा सकता है। जब बलदेव वहां से जाने लगता है तो उसे बाहर कुछ पुलिस ऑफिसर्स की वर्दी दिखाई देती है, जिन पर खून के दाग लगे हुए हैं। बलदेव उनसे पूछने लगता है कि ये सब क्या है। वर्दियों को समेटकर वह खून के धब्बों का पीछा करता है, जो उसे एक ऐसे मार्ग पर ले जाते हैं जहां लेडी ऑफिसर्स नग्न अवस्था में बंद थीं। यहाँ पर बलदेव उन सभी को वर्दी देता है और सभी लड़कियां वर्दी पहन लेती हैं। अब बलदेव को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि एक इडली गिर जाने की वजह से मैंने सबको पीटा और अब इतनी बड़ी गलती कर दी, वो भी हमारे देश की बेटियों के साथ। राणा तुंगा भी तैयार हो जाता है कि अब वह और सहन नहीं करेगा, क्योंकि बात उस पर आ रही है। जंग छिड़ने को होती है कि तभी राणा तुंगा की पत्नी भारती उसे रोक लेती है। वह कहती है कि उनका एक बड़ा काम होने वाला है और अगर यहाँ कोई कांड हो गया तो वे मुसीबत में फंस जाएंगे, इसलिए बलदेव को जाने दें। बलदेव लेडी ऑफिसर्स को लेकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में राणा तुंगा के कई आदमी उनका पीछा करते हैं और उन्हें मारना चाहते हैं। उन पर फायरिंग भी होती है और एक लेडी ऑफिसर को गोली लग जाती है। वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। बलदेव उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन उसे मदद नहीं मिलती। इसी बीच राणा तुंगा का कॉल आता है और वह धमकी देता है कि कोई उसकी मदद नहीं करेगा और वह सभी लेडी ऑफिसर्स को मार देगा। यह सब सुनकर बलदेव विजय लक्ष्मी से पूछते हैं, यह सब क्या हो रहा है। विजय लक्ष्मी समझाती हैं कि वह व्यक्ति इस जगह का असली रावण है, जिसने यहाँ अफरा तफरी मचाई हुई है। वे बताती हैं कि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, तब राणा तुंगा की पत्नी ने भी एक खुलासा किया था। इस पूरे मसले की शुरुआत स्विट्जरलैंड के एक बड़े बिजनेसमैन से हुई, जिसने आंध्र प्रदेश के मंत्री से मीटिंग तय की। बैठक के दौरान उस बिजनेसमैन ने मंत्री को अपनी बात समझाई कि वह एक ऐसे व्यवसाय से संबंधित है जिसमें न्यूक्लियर बम बनाए जाते हैं और इसके लिए यूरेनियम की आवश्यकता होती है। हालांकि यूरेनियम काफी दुर्लभ है और उसका एक विकल्प थोरियम है। बिजनेसमैन ने बताया कि सैटेलाइट के जरिए उसे पता चला है कि अरुणाचल प्रदेश में भरपूर मात्रा में थोरियम मौजूद है, पर एक समस्या यह है कि यदि वह इस मुद्दे को सीधे भारतीय सरकार के सामने लाता है तो सरकार इसकी अनुमति नहीं देगी। लेकिन अगर मंत्री साथ दे तो वह जमीन भी मिल जाएगी और कोई दिक्कत भी नहीं होगा और इसके बदले मंत्री को मुंह मांगा रकम मिलेगा। और अब यह लालची मंत्री इस बिजनेसमैन को राणा तुंगा से मिलवाता है। फिर डील फाइनल होती है। 25 करोड़ की रकम राणा तुंगा को मिलती है और उसका काम यह रहता है कि वह तीनों गांवों को जब्त करके इस बिजनेसमैन को देगा वह गांव जहां लोगों की जमीन है, उसके नीचे ही थोरियम है। राणा तुंगा इस जमीन को खरीदना चाहता है और थोरियम निकालना चाहता है। इस डील में बड़े बड़े मंत्री भी शामिल हैं और राणा तुंगा को यह कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि वह सभी की जमीन खाली कराए। जब गांव के लोग राणा तुंगा के हुक्म के आगे नहीं झुके
तो उसने आधे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यह मंजर देख बाकी गांव वाले भी सहम गए और चुप रहने में ही भलाई समझी। विजयलक्ष्मी यह सब बलदेव को समझा रही थी कि हालात ऐसे हैं कि हमारी मदद कोई नहीं कर सकता। सुनकर बलदेव ने कहा कि हमें पुलिस से सहायता मांगनी चाहिए, वहां कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए। लेकिन हालात ऐसे थे कि पुलिस भी राणा तुंगा के साथ मिली हुई थी। बलदेव कुछ महिला अधिकारियों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे और सीनियर ऑफिसर से राणा तुंगा के खिलाफ शिकायत करने की बात कही। लेकिन वहां भी सीनियर ऑफिसर राणा तुंगा के साथ मिला हुआ था। वह बलदेव को चेतावनी देते हुए बोला कि इतनी आसानी से राणा तुंगा को पकड़ना नामुमकिन है। इसके साथ ही पुलिस वालों ने चालाकी से बलदेव को चैन से बांध दिया और कहा कि हम भी राणा तुंगा की रोटी खाते हैं। इसके बाद सीनियर ऑफिसर ने सोमलू को फोन कर बताया कि बलदेव को पकड़ लिया है। जेल में एक कैदी यह सब देख रहा था। वह बलदेव को देखते ही चौंक गया और कहने लगा कि इस व्यक्ति को तुमने बांध कर रखा है, ये समझते नहीं हो। उसने बताया कि उसकी नजर में बलदेव बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसे विदेश में ऐसी ही जेल में देखा था जहां उसने कई लोगों की जान ले ली थी। सोमलू के आते ही बलदेव ने अपनी चैन खोल दी और गुंडों की धुनाई शुरू कर दी। यहाँ तक कि सीनियर ऑफिसर और उसके सभी पुलिस वाले बलदेव के हाथों बुरी तरह पिट गए। बलदेव वहां इसलिए बंधा हुआ था ताकि वह सारी स्थिति को समझ सके और यह देख सके कि क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। अंत में उसने सभी गुनाहगारों को सजा दे डाली, यहाँ तक कि सोमलू को भी मार डाला। थोड़ी देर बाद राणा तुंगा वहां पहुंचा, जब तक बलदेव और उसके साथी वहां से जा चुके थे। राणा तुंगा ने अपने भाई की डेड बॉडी को देखा और बौखला कर रह गया। इस बीच बलदेव ने राणा तुंगा को फोन किया और कहा कि अब वह देखेगा कि अपने की मौत कैसे लगती है, और उसे चेतावनी दी कि मुझ तक पहुंचने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं खुद तेरे पास आ रहा हूं। सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति ने यह सब जानकारी जुटाई कि राणा तुंगा श्रीलंका में एक मिलिटेंट रह चुका है और उसने कई सोल्जर्स को मारा है। यह पक्का हो चुका था कि वह एक बड़ा आतंकवादी है और उसे अरेस्ट करना बेहद जरूरी है। लेकिन यह काम पुलिस का नहीं था, क्योंकि वह भी राणा तुंगा के साथ मिली हुई थी। इसलिए सत्यमूर्ति ने आर्मी को इस बारे में बताया। हालांकि उधर से पता चलता है कि आर्मी वालों की फौज अभी व्यस्त है, लेकिन उनमें से एक सोल्जर अभी इस इलाके में है और वह बलदेव है। लेकिन सीबीआई ऑफिसर आश्चर्य होकर कहता है, एक इंसान इतने सारे लोगों का सामना कैसे करेगा। दूसरी तरफ से आर्मी कमांडर यह बताता है कि वह अकेला ही पूरे फौज के बराबर है। राणा तुंगा के पास पूरा बैकअप तैयार था और उसके सभी गुंडे एकत्रित हो चुके थे, क्योंकि उसे मालूम था कि कभी भी बलदेव आ सकता है। जैसे ही यह बातें हो रही थीं, तभी बलदेव आ जाता है और वहां तबाही मचाना शुरू कर देता है। वह उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह मार रहा था। हालांकि राणा तुंगा के पास काफी संख्या में लोग थे, लेकिन बलदेव प्रताप सिंह अकेला ही उन सब पर भारी पड़ रहा था और अंततः उसने राणा तुंगा को भी मार गिराया। इस घटना के बाद हम राणा तुंगा की मां और उसकी पत्नी भारती को देखते हैं, जिसने खुद को गोली मार ली। ये देख राणा तुंगा की पत्नी को हार्ट अटैक आ जाता है। फिर बलदेव उस छोटी सी लड़की के पास जाता है जिसने राष्ट्रपति वसुंधरा के पास चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि अगर कभी जरूरत पड़े तो वो बलदेव को याद करना। बलदेव ने इस तरह से अकेले ही अपना मिशन पूरा किया। जब सत्यमूर्ति को यह पता चला कि एक अकेले आदमी ने ही पूरा मिशन खत्म कर दिया, तो वह चौंक गया और ऐसे वन मैन आर्मी ऑफिसर से मिलना चाहता था। ये थी जाट मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल फिल्मी ईल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियोस सही समय पर मिल सकें। तब तक के लिए बाय बाय।